डीप समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, मैं आपके सामने दो सर्वे रखता हूँ जो इसी अप्रैल महीने के लिए आए हैं। एक बैंक ऑफ अमेरिका का हर महीने आता है ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे। उसमें ये दिखाया गया कि एक साल में इकॉनमी और कितनी कमज़ोर हो सकती है, तो 63% लोगों का मानना था कि कमज़ोर होगी, और इस 63% में पिछले महीने के मुकाबले 13% लोगों का इजाफा हुआ है। यानी पहले जो 50% मानते थे, अब 63% मानते हैं कि इकॉनमी वीक होगी। इसके साथ ही उनसे पूछा गया कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो उनका मानना है कि प्रॉफिट्स ग्लोबली कंपनियों के कम होंगे। 68% लोगों का ये मानना है, और इसमें मंथ ऑन मंथ 11% की इजाफा हुआ है। और 84% लोग मानते हैं कि एक साल के अंदर सीपीआई नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे वो मान के चलना है कि इसकी वजह से गिरेगा। फिर उनसे पूछा गया कि इक्विटी का एलोकेशन आप कैसे करेंगे, तो 29% लोग अंडर वेट हैं, और ये भी पिछले महीने के मुकाबले 2% बढ़ के आया है। केवल 10% लोग बॉन्ड एलोकेशन में अपने आप को ओवरवेट बता रहे हैं, और इसमें 9% की राइज है। यानी पिछले महीने तक जो लोग मान रहे थे कि बॉन्ड में बहुत कम जाएंगे, अब वो 10% लोगों की संख्या हो गई है। इसके अलावा एक और सर्वे है CIO का, जो कि CNBC ग्लोबल ने किया है। इसमें 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ग्लोबली, और इस सर्वे में ये कहा गया है कि क्या S&P और गिरेगा, S&P 500। 68% लोग मानते हैं कि हाँ, ये और गिरेगा। क्या बॉटम के करीब है, ऐसा सिर्फ 16% लोगों को मानना है। तो जो अनुराग कह रहे हैं ना कि ग्राइंडिंग चल रही स्लो, वो काम करेगी। और क्या इसमें एक रैली शुरू होने वाली, कुछ लोगों ने ये सवाल भी पूछा, तो उसके पक्ष में भी केवल 16% लोग हैं। S&P कितना गिर सकता है, ये सवाल जब पूछा गया, तो ऑलमोस्ट 55% लोगों का मानना है कि ये 3500 तक जाएगा। 3500 के नीचे भी जा सकता है, 13% लोग ये भी मानते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो करीब 70% बैठता है। इस तरीके की जो क्या कहें, निराशा की इस तस्वीर इन CIOs और फंड मैनेजर के बीच में बनी है, ये क्या तस्वीर पेंट कर रहे हैं सर ग्लोबली? संजय जी। तो देखिए नीरज जी, जिस तरह से फेड ने इंटरेस्ट रेट्स पिछले एक साल में बढ़ाए हैं 500 बेसिस पॉइंट से ऊपर, उसको अगर आप भारत के रेट हाइक से कंपेयर करें और देखें कि उसका परिणाम क्या हो रहा है, तो RBI ने पिछले 11 महीनों में करीब 200 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ाए, और अब होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 9% से ऊपर हो गए हैं फॉर मोस्ट ऑफ दी मिडिल क्लास सैलरीड हाउस होल्ड्स। इसका परिणाम अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो दिसंबर का क्वार्टर था, वहां पर रियल एस्टेट ने कहा कि उनकी डिमांड में कुछ तो कमी आ रही है इस रेट हाइक से। प्लस 9% से ऊपर का रेट होने पर अब हर कोई चाहता है कि वो किस तरह से अपने होम लोन को कम करे। तो इसी को अगर आप एक्सट्रापोलेट करें यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, तो 500 बेसिस पॉइंट की जो रेट हाइक हुई है, उसका डिलेड इम्पैक्ट जो है वो अब यूएस इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि फेड का स्टेटमेंट रहा है कि वो इस ऊंचे दर को काफी समय तक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वो जो भार है वो उस इकोनॉमी में काफी हद तक और लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। यूएस में अगर आप फेड के मिनट्स को भी देखें तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी को लेके अब बहुत ज्यादा डिवाइडेड व्यूज नहीं है। अब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि यूएस में रिसेशन होगा। अभी जो डिबेट है वो है कि क्या वो हार्ड लैंडिंग होगा और वेदर इट विल बी अ सॉफ्ट लैंडिंग। अगर वो हार्ड लैंडिंग की तरफ जाता है या सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जाता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर उसका असर पड़ना बिल्कुल निश्चित है। और चूंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स अर्निंग के अनुसार ही चलते हैं, तो अगर अर्निंग्स पर दबाव पड़ेगा तो फिर मार्केट्स की वैल्यूएशन जो है उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा, और इसी कारण मैं समझता हूं कि वहां पर गिरावट है। रही बात कि इसका पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, तो अगर आप देखें तो अगर वहां पर रिस्क ऑफ का एनवायरनमेंट पैदा होता है, यानी कि लोग रिस्क लेने से कतराते हैं, तो इस मार्केट में अगर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में तो पैसा लगाने के लिए और भी घबराएंगे, क्योंकि उस लेवल की डिफरेंशिएशन कि कुछ इमर्जिंग मार्केट्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं,
कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में वो डिफरेंशिएशन करना उनके लिए मुश्किल होगा। और शायद ये ही एक कारण रहा है कि भारत में पिछले कुछ महीनों में, इस महीने को छोड़ दें, तो पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी बिकवाली एफआईआईज द्वारा देखी गई है। और यही जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें देखिए एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है। जहां पर यूएस के मार्केट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहीं यूरोप के जो मार्केट्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ मार्केट्स तो ऐसे भी हैं जो कि 52 वीक हाई की तरफ जा रहे हैं। तो शायद ये जो अग्रेसिव रेट हाइक की साइकिल यूएस में चली है, उसका असर शायद वहां पर ज्यादा हो। और ये भी संभव है कि अगर हम माने कि स्टॉक मार्केट एक एडवांस बैरोमीटर है इकोनॉमी का, तो संभव है कि यूएस में जो हाई इन्फ्लेशन की दर आज देखी जा रही है, शायद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये दर जो है वो आगे जाकर स्टेबलाइज करेगी। और वहां पर ऐसे भी अगर आप देखें तो रेट हाइक की जो दर रही है वो उतनी अग्रेसिव नहीं रही है जितना कि यूएस में रही। तो मैं समझता हूं कि यूएस एक बहुत बड़ा एक समझिए कि लाइट हाउस की तरह है। उस मार्केट के रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन एनवायरनमेंट का सेंटिमेंटल असर ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप इकोनॉमिक डेटा देखें तो कहीं पर हमने ये भी देखा कि भारत और चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो शायद विश्व की FY 24 की जो ग्रोथ रेट है, उसका करीब करीब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये इन दो इकोनॉमी से आने वाला है। तो हो सकता है कि अगर आप डिफरेंशिएट करके मार्केट को देखें तो पर्सपेक्टिव दूसरा होगा। लेकिन अगर सेंटिमेंट के तौर पर देखें तो अगर यूएस मार्केट में मंदी रहेगी तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स भी थोड़े दबे हुए रहेंगे। बिल्कुल, यही यही एक बड़ा चिंता कारण है। कीर्तन, क्या फेड एक गलती कर रहा है क्या? क्योंकि अब इकोनॉमिक इंडिकेटर साफ साफ दिखा रहे हैं कि लैग इम्पैक्ट बहुत तेजी से आ रहा है। एक और सर्वे तो नहीं कहूँगा मैं, वो एक स्टडी है कि यूएस मार्केट में तब तक बॉटम नहीं बनता जब तक रिसेशन नहीं आता है। और ये 100% टाइम सही हुआ है। 70 से आज तक की स्टडी कहती है कि जब तक वहाँ ये रिसेशन नहीं हो जाता ना, तब तक बॉटम बनता नहीं मार्केट का। तो मार्केट का बॉटम नहीं बन रहा है, इंडिकेटर्स सारे ये दिखा रहे हैं कि भाई हो गया। तो ये जो सिलसिला है फेड का, ये फेड का रुख है, थोड़ा अड़ियल वाला हो गया क्या? ईगोइस्टिक लग रहा है मुझे तो। नीरज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तक इक्विटी की बात की, मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, शायद फेड क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में फिक्स्ड इनकम मार्केट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम मार्केट ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे आपको शायद मार्केट मूड के बारे में पता चले। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जिससे आपने जो रिसेशन वाली बात की उस पर भी थोड़ी सी लाइट डालूंगा। पर सबसे पहले अगर आप देखिए 10 दिन पहले 11 अप्रैल को या 10 अप्रैल को जब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए थे, राइट, तभी 2 ईयर यील्ड्स, जिसको इमीडिएट रिएक्शन माना जाता है फेड के मूवमेंट का, वो तकरीबन 3.75 पे ट्रेड कर रहा था। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए वो उठकर 3.95 हो गया, राइट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर शायद ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो रेट्स और बढ़ेगी। पर आप देखिए उसके बाद इमीडिएटली 2 दिन बाद क्या हुआ, जो संजय जी ने भी हाईलाइट किया शायद, कि फेड की मीटिंग्स की मिनट्स जब बाहर आई तो उसमें अनोनिमस अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सेकेंड हाफ में आपको शायद रिसेशन देखने मिले। और ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अनुराग जी ने भी शायद इस पे हाईलाइट किया था कि सेकेंड हाफ में अगर रिसेशन आने वाला है तो थियोरेटिकली आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि फेड शायद रेट्स नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर जितने भी लोग इन्वॉल्व है उन सबको लग रहा है कि सेकेंड हाफ में रिसेशन आने वाला है, तो आप ऑलरेडी एलिवेटेड यील्ड लेवल्स को और कितना पुश करेंगे। पर इमीडिएटली मिनट्स ऑफ द मीट्स आने के बाद जब मार्केट में थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए था कि अब फेड रुक जाएगा, आप देखिए 2 ईयर यील्ड जो 3.95 पे था वो आज 4.15 पे ट्रेड कर रहा है। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब से पिछले 10 दिन से जब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए, फेड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आई है, इन्फ्लेशन डेटा आया है, तब से लेकर आज तक 10 दिन में 2 साल वाला यील्ड 3.75 से 4.15 हो गया, जो 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया है। अब
मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि इररिस्पेक्टिव इक्विटी मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, या फेड क्या कमेंट्री दे रहा है, फिक्स्ड इनकम मार्केट में मेरे हिसाब से ये क्लैरिटी है कि आपकी 25 बिप्स तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ये इंडिकेशन आपको फिक्स्ड इनकम मार्केट से मिल। अब ये फिक्स्ड इनकम मार्केट अपने कॉन्टेक्स्ट में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और अब मैं आपके वो जो रिसेशन वाले एंगल पे थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाहूंगा। आप देखिए 1970 से लेकर आज तक, तो हम तकरीबन पिछले 50 सालों की बात कर रहे हैं, बैंकिंग लिक्विडिटी राइट में कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है इस साल। यानी पिछले 50 सालों में बैंक्स में डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा कभी नहीं है। ये सब पैसा हाई यील्डिंग मनी मार्केट बॉन्ड्स में या मनी मार्केट फंड्स में जा रहा है। मनी मार्केट फंड्स में आज रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि बैंक्स में उतने ल्यूक्रेटिव रेट्स मिल ही नहीं रहे कि पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकल रहा है और हाई यील्डिंग मनी मार्केट बॉन्ड्स में जा रहा है, राइट? ऑफ कोर्स जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ उसका भी एक इम्पैक्ट है कि पैसा यहाँ मूव हो रहा है। पर अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर इतना ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकलकर, डिपॉजिट से निकलकर हाई यील्डिंग मनी मार्केट यील्ड्स में जा रहा है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं? ऑफ कोर्स ये एक तरीका हो सकता है सोचने का कि शायद वो पैसा लिक्विड रखना चाहते हैं कि ये पैसा जब मार्केट्स में आएगा तो मेल्टअप हो सकता है। पर अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स देखें नीरज जी, तो ये सिचुएशन हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ। 2000 और 2002 के बीच में ये सेम सिचुएशन हुई थी जब मनी मार्केट फंड्स में लिक्विडिटी बहुत एक्सट्रीम हो गई थी। वी नो व्हाट हैपेंड पोस्ट द मार्केट्स। एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी 2007-2008 में। मनी मार्केट फंड्स में लिक्विडिटी अग्रेसिवली बढ़ गई। आपने ये सेम चीज 2020 के स्टार्टिंग में देखी। तो अगर हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स अगर आप देखें कि जब भी मनी मार्केट फंड्स में इतनी अग्रेसिवली एलोकेशन हुई है, दैट हैज एक्चुअली नॉट बीन गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स। और इक्विटी मार्केट्स में उसके बाद एक अच्छा समय नहीं आया है। इसका इन्वर्स भी आप देखिए, 2009 और 2020 का एंड और 21 में देखिए, मनी मार्केट फंड्स में जैसे ही लिक्विडिटी गिरी, इक्विटी मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फिक्स्ड इनकम मार्केट को देखें तो क्लियर इंडिकेशंस है कि इमीडिएटली शायद रेट्स बढ़ सकते हैं। ऐसा फिक्स्ड इनकम मार्केट एक कि दो? क्योंकि